अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क सियासी, आईनी, कानूनी, इक्तिसादी हर तरह के बहरान से घिरा हुआ है। रोज़ाना हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, मुख्तलिफ पार्टीज़ के हवाले से, लेकिन बड़ा कम बात होती है अवामी मसाइल के ऊपर कि इस वक्त अवाम के एग्जैक्ट मसाइल हैं क्या, अवाम को किन मुश्किलात का सामना है। ज़ाहिर है अवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया, अपनी वोट की ताकत से इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया, उनकी बेसिक जिम्मेदारियां तो ये हैं कि वो अवामी मसाइल पर बात करें। पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर अवाम किस दर्द से गुजर रही है उनको इदराक होना चाहिए उनकी मुश्किलात का। लेकिन हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जॉइंट सेशन हो रहे हैं, असम्बली के इजलास कॉल किए जाते हैं, लेकिन कोई एक भी नुमाइंदा में नजर नहीं आता जो सही मानों में अवाम की तर्जुमानी कर सके। तमाम की तमाम डिस्कशन ये हो रही होती हैं, अपोजिशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ टायराट खोला हुआ होता है, लेकिन अवाम का दर्द सही मानों में कहीं हमें नजर नहीं आता। मुल्क इक्तिसादी हवाले से इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, मुआशी हवाले से मसाइल क्या है, आम आदमी के इस वक्त मसाइल क्या हैं, आम आदमी किन मुश्किलात गुजर रहा है। IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात हो रही थी, कितने अरसे से हम सुन रहे हैं कि हो रहा है, कल खुशखबरी आ जाएगी, फिर नहीं आती। दोस्त ममालिक की जहाँ तक मदद की बात है वो भी यकीन दहानियाँ ही नज़र आ रही हैं। आखिर क्या वजह है कि तमाम के तमाम सख्त शराइत पूरी करने के बावजूद हम देख रहे हैं कि IMF जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट उसके साथ नहीं हो रहा। रुकावट कहाँ है, हुकूमत इस सारे मामले पर कहाँ उसकी नाहली है। क्या वाकई जिस तरह से बात होती है कि IMF जो है वो ज़ाहिर है अमेरिका का ओवरऑल जो यूरोपियन ममालिक हैं उनका एक इन्फ्लुएंस होता है और सियासी फैसले करता है, ये एक बड़ी वजह हो सकती है, या फिर मुकम्मल गवर्नमेंट फेलियर इसे कहेंगे। बहरहाल सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे इक्तिसादियात डॉक्टर शोएब अहमद साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि बड़ी खौफनाक पिक्चर पेश की जा रही है मौशी हवाले से। ओवरऑल जितने भी इकोनॉमिक जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बात करें, इक्तिसादी हवाले से इस वक्त मुल्क कहाँ खड़ा है सर? जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया, आपने एक मैं तो यही कहूंगा कि दर्दमंदाना किस्म की जो है ना वो हमें एक ऐसी सिचुएशन में हम डटे हुए हैं कि जिसके लिए मैं आज भी सुबह कहीं बात हो रही थी तो मैंने कहा कि उसके ऊपर एक बड़ा शेर जो है ना उस पर इसका बड़ा मिसाक है। वो कहते हैं कि मैं किसके हाथ से अपना लहू तलाश करूँ ना। इस दफा जो पाकिस्तान की अवाम की जो सूरत हाल है ना तो वो ये कहते हैं कि मैं किसके हाथ से अपना लहू तलाश करूँ कि तमाम शहर ने पहने हैं दस्ताने ना। यहाँ वो लोग जो लोग इस बात के जिम्मेदार हैं, जो जिन लोगों को ये देखना चाहिए था कि ये मुल्क रहेगा, इस मुल्क की अवाम रहेगी, इस मुल्क के वसाइल रहेंगे, तो उस पर उनके इक़्तिदार की रसाकशी भी रहेगी। बदकिस्मती से वो जो बेस है, जिस बेस पे खड़े होकर उन्होंने ये अपनी सारी धींगा मुश्ती करनी है, माफ कीजिएगा मैं बड़े अजीब से अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन हो यही रहा है ना, वो हो यही रहा है कि कॉमन मैन इस वक्त जो सूरत हाल है, देखिए अब आपने ना पहले तो मैं आपका शुक्रिया ये अदा करूं कि आपने आम आदमी जो इस वक्त इस सारी सूरत हाल से डायरेक्ट मुतासिर हो रहा है, आपने उसको कॉल पे लिया है ना। बिल्कुल तो होता ये है कि हमारे यहाँ तो हर चीज के एक्सपर्ट अवेलेबल है ना, एक ही बंदा है तो वो हर चीज का एक्सपर्ट बन जाता है और वो हर चैनल पे वही नजर आता है। बिल्कुल आपके शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने कम से कम अवाम में से किसी एक आवाज को लिया कि भाई जो शख्स डायरेक्ट मैं अभी सफर कर रहा था, रास्ते में था, तो मेरे ड्राइवर ने ये कहा कि सर वो जो आपने ना एक फार्मूला बनाया था, मैंने एक छोटा सा फार्मूला बनाया था कि इतने पैसे जो है अगर 2 या 3 अफराद की जो एक कुंभा होगा और उसका एक गुजर बसर हो जाएगी उतने पैसों में, तो मैंने कहा था कि कम से कम इनको उतनी सैलरी जरूर मिलनी चाहिए ना। तो अब उसने कहा मुझे, आप ये मेरे ड्राइवर के अल्फाज हैं और जाहिर है मैं आपके चैनल की विसातत से पूरे पाकिस्तान को सुना रहा हूँ और हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज होगी। उसने कहा सर ये जो आपने फार्मूला बनाया था, अब ये फार्मूला आपका फेल हो गया, अब उसमें नहीं मैनेज होता, अब मुझे बताइए मैं क्या करूं। ये मेरा अभी 10 मिनट पहले मेरा ड्राइवर मुझे ये कह रहा था कि सर आपका फार्मूला मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है, मैं इसमें मैनेज नहीं कर पा रहा, अब मुझे आप बताएं मैं क्या करूं, मैं जिंदा रहूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूं या मैं बच्चों समेत खुदकुशी कर दूं। बड़ी अफसोस ना। हाँ ये अब आप ये देखिए ये इंतहा है। कहते हैं ना कि मैं अपनी जान ले लूं या अपने बच्चों की जान ले लूं, मुझे ऐसे लगता है सोनिया कि ये जो इस वक्त हमारे अरबाब इक़्तिदार है जिसमें सब के सब शामिल है। एग्जैक्टली यानी मैं इसको खुले दिल से और जो एक
रहा हूं कि इसमें सबके सब शामिल है। वो भी शामिल है जो अपनी पॉपुलैरिटी का दावा करते हैं, क्यों कि अगर उनकी शरारत ना होती तो आज पाकिस्तान इस मैच में ना होता, कि आज आपको असेंबलियों के झगड़े पड़े हुए हैं। और वो भी शामिल है कि जो किसी और नाम से या किसी और तरीके से इक़्तिदार के अंदर आ गए, ये सारे के सारे इसके जिम्मेदार है। आपने अपने इंट्रो में खुद कहा ना कि असेंबली का इजलास बुलाया जा रहा है, और एक ऐसी चीज जो ना हमने कभी सुनी ना देखी। 28 साल मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाया है, 28 साल सोनिया यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि जनाब आप पूरा का पूरा जो सेशन है उसको डाइवर्ट करें और एक टॉपिक लाएं और मिनटों में उसके ऊपर लेजिस्लेशन हो जाए, और उसका बुनियादी मकसद क्या हो कि सिर्फ और सिर्फ अब आपको बचाया जाए। मुल्क कहाँ है इस सारी डिस्कशन में, इस सारी कहानी में? मुल्क कहाँ है? बिल्कुल एग्जैक्टली, आपकी बात दुरुस्त है डॉक्टर शुएब साहब। को किसी को कोई भी पॉलिटिकल जमात वो सिर्फ अपने अपने इक्तदार और कुर्सी की जंग लड़ रही है। अगर पिस रही है तो सारे माहौल में आवाम पिस रही है। लेकिन फिर डॉक्टर साहब व्हाट नेक्स्ट, एक चीज क्या है दीजिएगा प्लीज। फिर उसमें ये हमारी असलिया, मैं बड़ा हाथ जोड़ के बड़े इंतहाई एहतराम से, कि कहीं मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लग जाए, मैं बड़े एहतराम से कहता हूं कि आज तक कितने सोमोटो लिए गए हैं महंगाई के खिलाफ, आज तक कितनी बड़ी अदालतों के बेंच बने हैं। यहाँ पे बेंचों की लड़ाई हो रही है ना कि जी ये बेंच फलां कोरम तो फलां कोरम तो फलां कोरम। मुझे ये बताइए ना, वो लोग जो आज कहते हैं कि जी हम इस पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, या कौन सी बका है? जब वही नहीं रहेगा जिसकी बका होनी चाहिए तो तुम कहाँ खड़े होगे? ये इदराक नहीं है। आप डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, हमारी सियासी जमातों का इदराक नहीं है कि भाई मुल्क है तो कुर्सी है। मुल्क अगर अल्लाह ना करे मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है, अगर सूरत हाल इस नहज पर पहुंच सकती है ना, आप लोगों का इक्तदार रहेगा ना, हमें ये आजादी रहेगी। ये बड़ी तकलीफों के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ हमें नसीब हुई थी। इसका इदराक नहीं है हमारी सियासी जमातों का। लेकिन डॉक्टर साहब फिर वे आउट क्या है इस क्राइसिस से, किस तरह से निकलना है, अवाम का रोल क्या होना चाहिए? डॉक्टर साहब देखिए, मैं एक और टेक्निकल पॉइंट अगर आपके पास टाइम है तो मैं जल्दी से आपको बता दूं कि ये जो IMF का इशू है ना, ये जब भी कभी आपके इंटरनेशनल फेवर्स या इंटरनेशनल इकोनॉमी घूमती कैसे है? इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है ना वो रिवॉल्व करती है आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ के ऊपर। ये याद रखिए, इसका बेसिक फार्मूला है। जितना मजबूत होगा ना तो वो सर्दी के आगे भी खड़ा हो सकेगा, गर्मी के आगे भी खड़ा हो सकेगा। अगर जिस्म लागर होगा ना तो वो थोड़ी सी ठंडी हवा भी चलेगी तो वो चेस्ट पकड़ के बैठ जाएगा ना। हमारे पाकिस्तान की जो इस वक्त हमारी जो माशी सूरत हाल है, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ, हमारी एक जो हमें एज ए नेशन यकजा होना चाहिए था, हमें एक कौम बन के उभरना चाहिए था। आज आपका पड़ोसी मर्सिडीज बेंज बना के दुनिया को दिखा रहा है, और आप सिर्फ एक टांग ऊंची करके उसके सर के ऊपर से घुमा के कह रहे हैं कि हम जीवे पाकिस्तान। ऐसे नहीं होता। आज की दुनिया है, इकोनॉमी की दुनिया। आज की दुनिया के अंदर आज आपका IMF आपके आगे हाथ बांध के खड़ा हुआ होता अगर आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ होती। दुनिया नहीं देख रही। आज सोशल मीडिया का पावर है आपका। आप इस वक्त दुनिया के दीगर ममालिक को नहीं पता कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, क्या धींगा मुश्ती चल रही है, क्या ये रसाकशी चल रही है। जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जो कंसर्न इश्यूज हैं, आम आदमी के इश्यूज हैं, कॉमन मैन के इश्यूज हैं, उनको एग्जैक्टली ये बात आपकी दुरुस्त है। बात कम है डॉक्टर साहब, ये IMF के प्रोग्राम में रुकावट कहाँ पर है? तमाम के तमाम ये खुद है। हाँ, हम रुकावट खुद है सोनिया, कोई बाहर से रुकावट नहीं है। वो आपको किस बेस पे? देखिए ना, मुझे मेरी बात सुने, मेरे पास एक शख्स आता है, वो आके कहता है यार मुझे कर्जा दो, तो मैं कोई उसकी गुडविल देखूंगा ना, मैं उसकी कोई हालत देखूंगा। मैं उसे कहूंगा तुम मरियम, तुम अपने 10 भाइयों के साथ लड़े हुए हो, 5 पड़ोसियों के साथ तुम्हारा झगड़ा है, रोटी तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं है, मैं तुम्हें पैसे किस चीज के दूं? ये सिंपल सा फार्मूला है। मतलब इसमें मैं आपको कोई टेक्निकलिटीज और वो मैं कोई इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में नहीं उलझाना चाह रहा कि मेरा देखने वाला समझ ना सके। मेरी बेस ही कोई नहीं होगी तो मुझे कौन मुंह लगाएगा बाहर? बस ये है फार्मूला। अपनी बेस तो ठीक कर ले खुदा के लिए। कोई यहाँ लेकिन सर क्या वे आउट क्या है? देख लें कि कैसे सारे क्राइसिस है डॉक्टर साहब। जी वेट कीजिएगा, मैं नहीं सुन सका। मैं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि फिर इसी तरह से ही सिलसिला चलता रहेगा, फिर तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। तो कोई वे आउट तो होगा ना, कोई इस क्राइसिस से निकलने का हल तो होगा। आवाम को वैसे क्या करना चाहिए इस सारी सूरत में? अच्छा, हमारी आवाम भी माशाल्लाह इम्यून हो चुकी है ना अब सारी। हम भी बेहिसी के उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आप ये देखिए, इतनी अच्छी उन्होंने कैंपेन शुरू में, रमजान के शुरू में स्टार्ट की कि भाई डबल, एक ही रात के अंदर जो फ्रूट्स की कीमतें थी वो डबल हो गई। एक इतनी अच्छी कैंपेन उन्होंने स्टार्ट की कि भाई आप ना खरीदे, किसी को बॉदर ही नहीं हुआ। जिसके पास परचेजिंग पावर है, यहाँ पर लोगों के पास पैसा है, उन्होंने इस बात की परवाह ही नहीं की। नतीजा ये निकला कि वो कीमतें और डबल हो गई। हम ना बेहिस हो चुके हैं। हम नेशनल कौम भी, मैं
ये इदराक हो कि यार हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और उसके बहुत सारे तरीके हैं ना आवाज बुलंद करने के। ये जरूरी तो नहीं है कि मैं सड़कों पे आऊं, ये जरूरी तो नहीं है कि मैं धरना दूं। मेरे पास मेरा इंटेलेक्ट है, अगर मैं लिख सकता हूँ, बाकी लोग लिख सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आज आपका सोशल मीडिया का दौर है, आप उसके जरिए अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। लेकिन लोग इस तरह से इम्यून हो गए कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि 20 रुपए बढ़ गए प्राइसेस पेट्रोल की, 50 रुपए बढ़ गए, एक गाड़ी कम हुई रोड के ऊपर। सोनिया, मुझे बताइए, एक सिंगल आपने व्हीकल कम होती हुई देखी? तो लिहाजा जब कौम बेहिस हो चुकी होती है और हुक्मरानों को अपनी रस्साकशी की पड़ी होती है, तो फिर क्या मुल्क का जो मुस्तकबिल है ना, उसे अल्लाह के ही सपोर्ट करना पड़ता है। फिर वही लैलतुल कदर की रात बना था, तो बस हम फिर अल्लाह की तरफ हाथ उठा लेते हैं कि फिर वही बात है कि अल्लाह मालिक है। अब वो ढूंढेगा कोई देखने वाला कि ये मिस्टर ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब यार जाहिर है ये तो चले बातें ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन अब जरा प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो हमने इस क्राइसिस से निकलना तो है ही किसी ना किसी तरीके से। आपको लगता है कि तमाम सियासी जमातें अगर एक पेज पर आ जाएं, मिल बैठें, इस अगर इदराक हो जाए उनको, तो आपको लगता है अभी भी वक्त है, हम संभल सकते हैं? आपको लगता है वक्त गुजर गया, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीजों को लेकर चलना? तो 100% खुद जवाब दे दिया, 100% वाबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो ये तो है ही है। लेकिन फर्क कायम रब्त मिलत से है, तनहा कुछ नहीं। ये देखो ना, कहने वालों ने जमाना पहले आपको बता दिया कि आपका जो वजूद है वो सिर्फ और सिर्फ रब्त मिलत से है, आपके जुड़ बैठने में। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मसला जो है उसको हल किया जा सकता है जब आप रिकंसिलिएशन के लिए साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं। हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो एक लाजवाब जद्दोजहद नजर आती है ना, उसमें रिकंसिलिएशन की पॉलिटिक्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी बात। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था नाजरीन हमारा आज का इकोनॉमी के हवाले से सेगमेंट। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से माहिर मुआशियात थे डॉक्टर शोएब अहमद साहब, उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई कि मुआशी हवाले से जिस क्राइसिस में, जिस दलदल में हम फंस चुके हैं, उसे निकलने का वे आउट क्या हो सकता है। लेकिन जाहिर है कहने वाले ये कहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जो कि फिलहाल हमें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर देखें तो वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल बात करते हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद खान साहब, आप माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर भी बड़ी गहरी नजर है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद खान साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ अरसे से आप देख लें पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है वो अपने उरूज पर है। महाज आराई आप देखें, सियासी जमातों की आपस में लड़ाइयाँ आप देखें, इस सब का जाहिर है डायरेक्ट इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है वो हमारी इकोनॉमी हो रही है। आपको क्या लगता है सर, ये हमारी सियासी जमातों का इसका इदराक नहीं है कि मुल्क होगा तो ये सब होगा, अगर अल्लाह ना करे मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है, या ज़ाहिर जिस तरह की शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है कि IMF या दीगर ममालिक हमें उस नहज पर लाना चाहते हैं जहाँ पर अब बड़ी खुलकर बात हो रही है, अल्लाह ना करे कि चूँकि हम एक एटमी मुल्क हैं, एटमी कुव्वत हैं, उस पर भी बहुत सारे लोगों की नजरें हैं, तो ये इदराक नहीं है हमारे सियासतदानों को? ये तो नहीं है कि उनको इस बात की समझ नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो हमारे सियासतदानों ने और सियासी जो पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी, तो इन्होंने इसको काज किया हुआ है। सारे सियासतदान ये बात समझते हैं कि मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी अदम इस्तेकाम का शिकार है, और किसी मुल्क के जो माशी इस्तेकाम है या माशी खुशहाली है, उसके लिए दो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। एक तो पॉलिटिकली मुल्क को स्टेबल होना चाहिए, और दूसरा पॉलिटिक्स के साथ साथ जो हमारी सरहद है या फिर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, तो उसमें इस्तेकाम होना चाहिए कि मुल्क सिक्योर हो। इस वक्त बदकिस्मती से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दो चीजें काज कर रही है। एक तो जो हमारी जो इंटरनल एक सिक्योरिटी इशू है जिसमें टेररिज्म और मिलिटेंसी का एलिमेंट है, वो बड़ा तेजी के साथ फैल रहा है। चूंकि आपने देखा कि मिलिटेंसी को 2017 के बाद हमने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन दोबारा इस वक्त हमारी जो मगरबी सरहद है अफगानिस्तान के साथ मिलती है, फिर जो बलूचिस्तान का हमारा सूबा है, तो उसमें बड़ा तेजी से मिलिटेंसी में इजाफा हो रहा है। और उसके साथ साथ तीन चीजें जो इकट्ठी हो गई है, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर
जो मिलिटेंसी का एक बहुत तेजी से फरावानी और उन दोनों के नतीजे में जो चीज आगे हमें आउटपुट आ रहा है वो है माशी तौर पे अदम इस्तेकाम, यानी मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अब इन दोनों का जो काज है तो वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काज करने वाले पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सियासी जमातें हैं या बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, और ये समझते तो जरूर हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि इस वक्त उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है या उनके जो सियासी मफादात हैं वो पाकिस्तान से बड़े हैं। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि वो अपने आप को, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, अपने पॉलिटिकल मफादात को पाकिस्तान के पॉलिटिकल मफादात या पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट है उससे बड़ा समझते हैं, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं बारहा अपने जो आर्टिकल लिखता रहा हूँ या बाकी जो रेडियो प्रोग्रामों में या टीवी प्रोग्रामों में इस चीज को एम्फसाइज करता रहा, और बाकी लोग भी वक्तन फक्तन अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देते हैं कि हमारे सियासतदानों को ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ जाना चाहिए और जो मुल्क के मफादात है उनको सामने रखें, न कि अपने पॉलिटिकल मफादात या अपने जाती मफादात है उनको सामने रखें। उन चीजों को पीछे करें और मुल्क के मफादात को आगे करें। और आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान जब होगा और पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। जरूरी है कि सबसे पहले मुल्क के जो स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है, मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट है, उनको किसी सूरत में भी बालाए ताक ना रखा जाए, बल्कि फोर फ्रंट पे वही रहे। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की आपने बात की है, लेवल पे डायलॉग करें और ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ जाए। ग्रैंड नेशनल डायलॉग की आपने बात की, और अभी आपने देखा भी होगा रिसेंट एक सिराजुल हक साहब ने भी काविश की है, लेकिन आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि आज अदालत के अंदर भी अदालत ने ये कहा है कि वैसे तो हमने जो इलेक्शन के हवाले से फैसला है वो खालिस्तान आइन और कानून को मद्देनजर रखकर करना है, यानी 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने, इसी के तनाजुर में हमने फैसला करना है। बट उन्होंने जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दे दें क्योंकि हम आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो सर आपको लगता है कि मुज़ाकरात मुमकिन हो पाएंगे? ठीक है, डॉक्टर साहब के साथ गालिबन डॉक्टर मोहम्मद खान साहब से हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है, लेकिन नाज़रीन ज़ाहिर है जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग इस वक्त मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सिराजुल हक साहब ने एक काविश की थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मीडिया पर आकर बात की, उन्होंने कहा मैं शहबाज शरीफ साहब से भी मिला हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से भी मिला हूँ, और वो बड़े पुरुमीद हैं। वो कह रहे हैं कि ईद के बाद मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और एटलीस्ट एक नुकता, सिर्फ एक नुकता के इलेक्शन की डेट पर सब मुतफिक हो जाएं एक डेट पर, इस पर मैं इन लोगों को रजामंद कर दूंगा। लेकिन उसके बाद जो बयानात सामने आए, मरीम औरंगजेब साहिबा के जराए से हवाले से खबरें चली, उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत खान साहब से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी कहना कि शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ मुज़ाकरात हों और फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी गिरफ्तारियां भी हों, क्योंकि जिस दिन फवाद चौधरी के साथ आज बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सिराजुल हक साहब बात करने के लिए इमरान खान साहब के पास जमान पर गए, उस दिन अली जैदी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात बड़े हद तक उनकी दुरुस्त भी है। उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, 3 से 4 घंटे ये तवील मुलाकात जारी रही है, और उसके बाद ज़ाहिर है अभी तक ऑफिशियली इसकी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई, ना इस खबर की तरदीद सामने आई, ना तस्दीक सामने आई, लेकिन हमारे जराए ये बताते हैं ये मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह, उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो सिक्योरिटी के हवाले से थी ब्रीफिंग थी वो दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। इसके बाद बहुत ज्यादा चहमगोइयां गर्दिश कर रही थी कि शायद आज के रिमार्क्स के बाद शायद अदालत जो है वो उनके रिमार्क्स से पता चल जाएगा कि अदालत सिक्योरिटी ब्रीफिंग से मुतमईन हुई या नहीं। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा क्लियरली ये कहा गया कि इंतखाबी फंड्स फराहम ना किए गए तो शदीद यानी संगीन नताइज हो सकते हैं और गैर मामूली हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल गैर मामूली नताइज पर हम जाना नहीं चाहते, हुकूमत को अदालती अहकामात पहुंचा दें। तब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खड़े उन्होंने कहा कि हम चूंकि मुज़ाकरात कर रहे हैं और हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। तब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बहुत अच्छा होगा अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम के तमाम पॉलिटिकल जमातें अगर एक नुक्ते पर पहुंच जाती हैं, मुत्तफिक हो जाती हैं, तो हम ज़रा कोई गुंजाइश निकाल सकते हैं। अदरवाइज उन्होंने कहा कि खालिस्तान हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना है, जो कि 90 रोज़ के अंदर अंदर कराना है।
अब दूसरी तरफ गुज़िश्ता दिनों 14 अप्रैल के फैसले में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वाज़ेह अहकामात जारी किए थे कि आप डायरेक्ट फंड करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन कल की जो रिपोर्ट गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वजारत खजाना और इलेक्शन कमीशन अपनी अपनी रिपोर्ट जमा कराई, और जिसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें फंड्स नहीं मिले, हमें सिक्योरिटी नहीं मिली। स्टेट बैंक ने कहा कि हमने इजरा तो कर दिया, मुख्तस तो कर दिया, लेकिन इख्तियार नहीं है कि हम पैसे दे सकें, इख्तियार वजारत खजाना के पास है। वजारत खजाना ने कहा कि हम दे नहीं सकते चूंकि कौमी असम्बली ने इसे मुस्तरद किया है। तो जनाब सिनेरियो बड़ा खौफनाक है, बड़ा एक अजीब सा एक सिनेरियो पॉलिटिकली हवाले से बना हो, वो इस तरह से कि हर सूरत ऐसा लग रहा है अदालती रिमार्क से बैक टू बैक जो अदालत के हुक्मनामे हैं। आज भी अदालत ने कहा कि जो मुलाकातें हुई हैं कोई ये इस बात में ना रहे कि हमें किसी अंदाज में या किसी सूरत में प्रेशराइज किया जा सकता है, बल्कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने फैसले आने और कानून के मुताबिक करने। बहरहाल ज़ाहिर प्रोग्राम का आज जो ओवरऑल हमने सोचा था कि जिस हवाले से करना है वो था इकॉनमी, आम आदमी के मसाइल, आम आदमी की मुश्किलात, लेकिन सियासत में इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है कि ज़ाहिर है सियासत पर बात ना करें तो वो आम आदमी को भी ज़रा होता है। बहरहाल देखना यह है कि इस क्राइसिस से मुल्क कैसे निकलेगा, आम आदमी के मसाइल हल कैसे होंगे, क्या हमारे सियासतदानों को कोई इदराक होगा आगे मुस्तकबिल करीब में, क्या ये मिल बैठेंगे, मसले का कोई हल निकालेंगे। बड़े अहम सवालात हैं जिनकी जवाब फिलहाल तो नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।